स्टडी ऑफ मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम लोगों का क्लास 11 का मैथ समूचे का है। उसमें जो है आपका परिचय वाला वीडियो है। पहला कि समूचे की संकल्पनाएं क्या है, समूचे में जो है क्या क्या दैनिक जीवन में प्रयोग हो सकते हैं, इसका क्या हम लोगों का आगे मैथ के शाखा में प्रयोग किए जाएंगे, इसका उत्पाद कैसे हुआ, इसका सिलसिला जाहिर कैसे हुआ, तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। पहला दिख रहा है कि समूचे की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ सेट के बारे में। सबसे पहले इसके आधारभूत प्रमेयिका के बारे में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने बताया था। उन्होंने जब त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को प्रयोग कर रहे थे, हल कर रहे थे, तो उन्होंने उनमें से कुछ इजाद किया, कुछ सूत्र को पाया और उनके आधार पे उन्होंने समूचे संकल्पनाओं को आगे सूत्रपात के रूप में निगमित किया। इसमें कहा जाता है कि जब हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी जैसे समांतर श्रेणी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग कि वहाँ पे समूचे का प्रयोग किया जा रहा होगा, वहाँ पे समूचे की संकल्पनाओं का यूज किया जा रहा होगा। आप ये समूचे संकल्पनाएं जो है ये नई बात नहीं है, बल्कि बहुत पुराना बात है। आप दैनिक जीवन में रोजाना प्रयोग करते हैं। टी सेट, टीवी का सेट, चप्पलों का सेट, उन सभी का संग्रह, एक वस्तुओं का संग्रह के रूप में जो है हम लोग समूचे को पढ़ते हैं। जिसमें पहला आप उसके अंतर्गत में देखेंगे तो समूचे अथवा कुलक दिया गया है, जिसे सेट कहते हैं। हमने ये बात लिख लिया है ताकि लिखने में ज़्यादा वक्त न जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए। कहा है कि वस्तुओं का केवल वही संग्रह समूचे कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो। जिसमें हमने जो है दो ब्रैकेट में बातों को यहाँ पे हाईलाइटेड करने का प्रयास किया है, सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट। सुनिश्चित का मतलब ये होता है कि जब हम वस्तुओं को संग्रहित कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो सुनिश्चित का अर्थ वहाँ ये होगा कि वस्तु उसमें सम्मिलित है या नहीं है, ये हम स्पष्ट रूप से कह पाएँ कि वह वस्तु उस संग्रह में है या नहीं है, उसी ही सुनिश्चित कहते हैं। दूसरा सुस्पष्ट दिया गया है। तो सुस्पष्ट का मतलब ये होता है कि हम बता सके कि कोई वस्तु एक ही उस संग्रह में 2 या 3 बार तो नहीं प्रयोग की गई है, 2 या 3 बार तो नहीं लिखा गया है। तो इसमें हम आप कहेंगे कि वस्तुओं का केवल वही संग्रह समूचे कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो। इन बातों को हमने बताया ही है, आप इस पे विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के रूप में हमने इस बात को 4 लिखा है कि आप इससे समूचे को और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। जैसे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो अंग्रेजी वर्णमाला जब पढ़ेंगे आप, तो अंग्रेजी वर्णमाला पढ़े होंगे तो आपको बताया गया है कि स्वर 5 होते हैं। क्या क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह ये समूचे होगा, क्योंकि हम इसमें जब स्वरों को सम्मिलित करेंगे तो स्वरों को सम्मिलित जब किया जाएगा तो इसे स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है कि इसमें कितने सदस्य होंगे और कौन कौन होंगे। दूसरा, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह। यानी जब हम लोगों का भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद 1947 में हुआ, तो उसके बाद जितने भी चुनाव हुए और उन चुनावों के जरिए प्रधानमंत्री जितने चुने गए, उन्हीं के बारे में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का समूचे। तो यह एक प्रकार का समूचे होगा, क्योंकि हम लोग ठीक ठीक तरीके से बता सकते हैं कि वस्तु यानी उसमें प्रधानमंत्री अब तक कितने बने हैं और कौन कौन बने हैं। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह।
अब यह प्रश्न जो आपको दिया गया है ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समुच्चय न होने का सबसे बड़ा वजह ये है कि जब आप बात कर रहे होते हैं, जैसे आईपीएल चल रहा होगा और आईपीएल चल रहा होगा तो उसमें कई जो है टीम होती हैं जिनमें टीमों का अलग अलग सपोर्टर होते हैं। उनमें उनका मानना है कि ये हमारे सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं, चूँकि दूसरे जो है बैठे हुए दर्शक या कोई भी व्यक्ति कहेगा कि नहीं, उनसे काफ़ी अच्छे खेलने वाले ये प्लेयर हैं। तो उसमें द्वंद्व का भाव है, उसमें जो है मतभेद है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये सबसे बड़ा बेहतरीन प्लेयर है, उसका निर्धारित कोई पैमाना, कोई ग्राफ नहीं होता है। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज ये हैं, क्योंकि जब खिताब भी मिलता है, जब ट्रॉफी भी मिलती हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक साल प्लेयरों का जो है अलग अलग चुनाव हो जाता है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह ये समुच्चय नहीं होगा। जो समुच्चय नहीं होगा उसके आगे हम क्रॉस लगा दे रहे हैं, जो समुच्चय है हम सही का निशान लगा दे रहे हैं। उसी तरह से आप 4 नंबर ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। आप जहां बैठे हों वहां सोचिए, आप क्या कोई ऐसा कह सकता है कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवर हो सकता है? जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं कि जब आप वार्तालाप कर रहे होंगे तो आप उनसे बात कीजिए, पूछेंगे कि आपको कौन सा जानवर से डर लगता है, तो कोई जो है सर्प बताएगा, तो कोई कुत्ता बताएगा, कोई शेर बताएगा। सबको डर लगने का जो जानवरों से एहसास है वो अलग अलग है। आप खुद ही उन बातों में देखिएगा, चर्चा कीजिएगा, जिनसे बात करेंगे आप, सभी लोग अपना मत अलग अलग देना शुरू कर देंगे। तो जिसमें अलग अलग मत मिलने लगेगा, जिसमें अलग अलग उत्तर मिलने लगेगा, वह प्रश्न समुच्चय नहीं हो सकता है। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह ये समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सभी मिलकर ये तय नहीं कर सकते हैं कि यही सबसे बड़ा खतरनाक जानवर है। क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हैं? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बात आप कितना समझ पा रहे हैं। इसके बाद समुच्चय के अवयव, जिसे एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं, क्या है ये? किसी समुच्चय में उपस्थित वस्तु उस समुच्चय का अवयव या सदस्य अथवा तत्व कहलाता है। किसी समुच्चय में उपस्थित वस्तु उस समुच्चय का अवयव या सदस्य कहलाता है। इसे अगर समझना हो तो हमने एक उदाहरण दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह तो एक प्रकार का ये समुच्चय है, और इस समुच्चय में आपका ए, ई, आई, ओ, यू जो प्रयोग किए गए हैं डैश डैश लिखकर, वही तत्व या अवयव कहलाते हैं। किसी समुच्चय में जब ब्रैकेट में आप कोई भी कामा दे देकर सदस्य लिखे हैं तो वही आपका अवयव या सदस्य या तत्व कहते हैं उसे। उसके बाद कह रहा है कि समुच्चय संकेतन जब है, समुच्चय संकेतन के बारे में कह रहा है क्या? सेट नोटेशन अंग्रेजी में कहते हैं। समुच्चय संकेतन का मतलब ये होता है कि जो भी हम समुच्चय लिख रहे हैं उस समुच्चय को हम किससे व्यक्त करें। तो कहा जाता है कि समुच्चय को व्यक्त करने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए, बी, सी, डैश डैश, एक्स, वाई, जेड होता है। तो जब भी आपको समुच्चय का संकेतन करना हो, समुच्चय को किसी से व्यक्त करना हो, जैसे यही समुच्चय है, तो हम किसी भी ए बी सी डी के बड़े अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं एक्स बराबर ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप किसी भी समुच्चय को दर्शाना हो तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का वहाँ पे प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद एक दो बात हम ऐसे भी बता दे रहे हैं
कि कहेगा कि कब समूचे के जब सदस्य हैं उनको दर्शाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो सामान्यतः माना जाता है और कहा जाएगा गणित में ये कि जब आप समूचे में सदस्यों को दर्शा रहे होंगे तो उसमें आप ABCD जो आप लिखते हैं उसमें स्मॉल अक्षर यानी छोटे जो अक्षर होते हैं उनका प्रयोग कीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रयोग करके दिखाया है। अब इसमें जो हम लोगों का कोई भी सदस्य लिखा जाएगा तो उस सदस्य को उस समूचे में दर्शाना हो, बताना हो तो हम कैसे बता सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, हमको लिखना पड़ेगा कुछ बातें समझाने के लिए। तो इसमें यह है कि किसी भी सदस्य को किसी समूचे में दर्शाने के लिए हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे। किसी समूचे में किसी सदस्य की उपस्थिति दर्शाने के तरीके। हम एक उदाहरण से बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए दिया गया है आपका समूचे B बराबर 1 2 3 4। हम किसी अंक को भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे दिया गया है। तो किसी समूचे में सदस्य को दर्शाने के लिए एक यूनानी प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। यूनानी प्रतीक जिसे कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या है इसका मतलब, जैसे आपका दिया है 1, 2, 3, 4 समूचे B में है। तो जब आपको समूचे B में है तो इसकी उपस्थिति दर्शाने के लिए क्या लिखना है, 1 बिलोंग्स टू B। या 2 को जब दर्शाना हो तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू B। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, तो पढ़ने का तरीका ये रहेगा, एक समूचे B का एक सदस्य है। दूसरा ये भी तरीका है कि आप यही लिख सकते हैं कि एक समूचे B में है। या ये भी कह सकते हैं कि एक समूचे B का एक तत्व है। तो ये रहा पढ़ने का तरीका और ये बताने का तरीका कि एक समूचे B का एक सदस्य है, एक समूचे B में है, एक समूचे B का एक तत्व है। किसी भी समूचे में अवयव को उपस्थिति दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक बिलोंग्स टू जो हमने यहाँ दर्शाया है कैसे बनाया जाएगा। अगर किसी सदस्य की उपस्थिति दर्शाना न हो, यानी कोई सदस्य इसमें है ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को दे रहा है क्या, इसी में अगर पूछ ले कि क्या इस सदस्य यानी 5 इस समूचे में है, तो 5 हम देख रहे हैं कि इस समूचे में नहीं है। तो 5 की उपस्थिति कैसे दर्शाया जाए, तो 5 और ये प्रतीक को बनाएंगे और प्रतीक को बनाने के बाद इसको ऐसे काट देंगे और लिखेंगे B। पढ़ने का तरीका क्या होगा, 5 समूचे B का सदस्य नहीं है।
या 5 समूचे बी का अवयव नहीं है। तो ये रहा है कि किसी समूचे में हम लोग किसी सदस्य को दर्शाने का तरीका क्या रख सकते हैं। एक नोट के रूप में बात ये आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी समूचे जब लिखा जा रहा होगा तो उस समूचे में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 लिखें। आप उस समूचे में 2 को ही पहले, 1 को बाद में, या 4 को पहले, 3, 2, 1 को बाद में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपका b बराबर जो आपका समूचे दिया है, आपका यहाँ 1 ही आए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 4 के बाद 2 लिख सकते हैं, फिर 3 लिख सकते हैं, उसके बाद 1 लिख सकते हैं। तो किसी समूचे में अवयवों का क्रम का होना महत्व नहीं रखता है। हम किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। प्रश्न अब ये उठता है कि हम लोग समूचे लिखने का कितना तरीका जानते हैं, या समूचे को लिखने का कितना तरीका होता है। तो हम आपको यहाँ ले चलते हैं। यहाँ हमने लिखा भी है, समूचे का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहते हैं। समूचे को जो है लिखने का कितना तरीका हो सकता है, तो समूचे लिखने का जो तरीका होता है, निरूपण करने की विधि जो होती है, वो 2 होती है। पहला तालिका या सूची या रोस्टर विधि कहते हैं। हमने साथ साथ में अंग्रेजी भी लिखा है ताकि जिसको आगे गणित में रुचि होगा तो सारे के सारे आपके विषय जैसे बीएससी करना हो, बीएससी ऑनर्स करना हो या बीएससी जनरल करना हो, तो उसमें सारी बातें आपको अंग्रेजी में लिखा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हिंदी माध्यम से होने के बावजूद भी इस बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। कह रहा है कि ये तालिका या सूची या रोस्टर विधि टेबुलर या लिस्टिंग या रोस्टर मेथड कहते हैं। दूसरा आपका विधि होता है गुण या समुच्चय निर्माण विधि। हमने एक उदाहरण भी इस पे लिया है। उदाहरण के रूप में पहला है कि यदि 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय A है तो निम्न अवयव होंगे। यानी ये कह रहा है कि 2 से बड़ा लेकिन 20 से छोटा सम होना चाहिए। तो सम किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए। तो कौन कौन हो सकता है? 2 से बड़ा आपका क्या होगा सम? 4 के बाद 6 के बाद 8, 10, 12, 14, 16 और 18। ध्यान रहे 20 से छोटा। जब ये कहेगा तो तालिका विधि या रोस्टर विधि द्वारा लिखने की बारे में जब बात करेगा तो इसे लिखने का तरीका ये है कि हम लोगों का समूचे तो यहाँ दे ही दिया है कि समूचे A द्वारा निरूपित कर रहे हैं आप। समूचे A बराबर यहाँ पे लिखना है और ब्रैकेट में आपको क्या लगाना? ब्रैकेट ये मझोला लगाना है जिसे अंग्रेजी में कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और जब भी आप ये सदस्य जब लिखे हैं, ये लिखा गया है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इन सभी को आप इस मझोला ब्रैकेट में रख लेंगे। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो हम किसी भी जो है समुच्चय को जब तालिका विधि द्वारा लिख रहे होंगे तो तालिका विधि द्वारा लिखने में हम मझोला ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और मझोला ब्रैकेट प्रयोग करने के बाद उन सभी अवयवों के बीच में हम कामा का प्रयोग करेंगे। दूसरी विधि आपका क्या है? गुण या समुच्चय निर्माण विधि। हमने एक उदाहरण लिया है इसके लिए। गुण या समुच्चय निर्माण विधि को जो है लिखने का तरीका क्या होगा, प्रयोग कब किए जाएंगे, तो हम बताएंगे अभी इसे 2 मिनट के बाद। कह रहा है कि यदि भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय B है तब आप इसे कैसे लिखेंगे? क्या हम भारत के सभी नागरिकों को मझोला ब्रैकेट में रख सकते हैं? आप सोचिए कि आप गांव ही की जनसंख्या जो होगा उस गांव में जितने भी नागरिक होंगे, क्या हम एक मझोला ब्रैकेट के अंतर्गत एक रफ पे लिखना उसे संभव हो सकता है?
यानी कुछ ना कुछ ज़रूर अलग से ये मेथड बता रहा है, तरीका बता रहा है कि आखिरकार तालिका या गुण विधि में अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात की ये है कि आपको गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि को लिखने के लिए ये जो उदाहरण दिया गया है, इसे लिखने का तरीका आपका समुच्चय बी दिया ही है। लिखें कैसे? तो समुच्चय बी बराबर हो जाएगा, हम एक सदस्य मान लेंगे और वह सदस्य ऐसा माना जाएगा कि उस पूरे समुच्चय में जो बात कह रहा है, पूरा जो वाक्य को समझा रहा है, उस वाक्य को पूरा से पूरा वो संतुष्ट कर पाए। तो हम कहेंगे कि एक्स संबंधी एक्स एक भारत का नागरिक है, एक भारत का नागरिक है। इसका मतलब क्या है? एक्स संबंधी एक्स का मतलब एक भारत का नागरिक है, तो एक्स कोई भी नागरिक हो सकता है। आप जिसका नाम रखना होगा तो आप वहाँ नाम रख सकते हैं कि एक्स मोहन है, एक्स सोहन है, एक्स जो भी आपका नाम सूझे, महिला का नाम सीमा है या जो भी आपको नाम रखे, आप इस बात से पूरे भारत की जनसंख्या को यहाँ पे इस कथन के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। आप एक इसे जो है समुच्चय जो लिखा गया है, इन समुच्चय को आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम करके आप उस समुच्चय को नहीं लिख पाएंगे और न ही ये मझोला ब्रैकेट लगाकर अर्धविराम लगा के हम बातों को समझा पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इन दोनों विधि में अंतर क्या है, क्यों इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो पहली बात, तालिका विधि का तब प्रयोग किया जाएगा जब दिए गए समुच्चय में सदस्यों की संख्या बहुत कम होगा। गुण विधि का तब प्रयोग किया जाएगा जब दिए गए समुच्चय में सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा, हमने ये बताया कि तालिका विधि का प्रयोग तब किया जाएगा जब सदस्यों की संख्या बहुत कम होगी और गुण विधि का प्रयोग तब किया जाएगा जब सदस्यों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। तालिका विधि में जो है हम लोग समुच्चय के सदस्यों को लिखने का तरीका है कि उनके बीच अर्धविराम यानी कामा लगाकर लिखें। गुण विधि में हम किसी एक अचर स्वच्छ चर को मान लेंगे और उस चर के द्वारा एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं और उस चर के द्वारा हम उस बात को संतुष्ट कराने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी ही हम वीडियो जो अगला बनेगा उसमें प्रश्नावली के जो प्रश्न होंगे उनसे और बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो में जब पूरा बात न समझ में आए तो पीछे कर के देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा जो है प्रभावशील लगेगा और आप इससे सीखेंगे। आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमें सूचित कीजिए कि आपको जो है किन किन प्रश्नों को लेकर दुविधा है, हम उनको अलग से प्रश्न के लिए वीडियो भी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।